आज की और इस समय की सबसे बड़ी खबर और सबसे शुभ खबर यह है कि भारत सरकार यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे सभी छात्रों को निकालने में कामयाब हो गई है और इन छात्रों को 12 बसों में पोल्तावा शहर ले जाया गया है, जो मध्य यूक्रेन में स्थित एक दूसरा शहर है। इन बसों में भारतीय दूतावास के अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस के लोग भी हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे युद्ध क्षेत्र के बीच से भारत सरकार अपने छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रही और इस दौरान वहां पर मौजूद रशिया के सैनिकों ने कोई गोलीबारी नहीं की और इन बसों को एक सेफ पैसेज दे दिया गया, यानी एक सुरक्षित रास्ता इन बसों को दिया गया और यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की से अपनी हर बातचीत में वहां पर फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था और उनसे बार बार ये कहा था कि उन दोनों देशों की सेनाएं भारत के नागरिकों को वहां से जल्द सुरक्षित बाहर निकलने में मदद करें और ये आज हो गया। भारत सरकार ने आज 17 और देशों के नागरिकों को भी सुमी से इवैक्यूएट किया है और इन 17 देशों में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुनिशिया जैसे देश भी शामिल हैं। आज ये छात्र और इनके परिवार बेशक दूसरे देशों में रहते हैं, लेकिन ये सब भारत को दिल से दुआएं दे रहे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारत लौटे हमारे हजारों छात्र भी क्या अपनी सरकार को दिल से थैंक यू कह रहे हैं? और आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। ये बात हमें बहुत चुभ रही है। आपको पहले से ही हम बता दें, बहुत सारे लोगों को आज हमारी ये बात बुरी लग सकती है, बहुत सारे लोगों को ये बात चुभ सकती है, क्योंकि ये एक कड़वी बात है और हमारे देश में लोग कड़वी बातें करना नहीं चाहते, क्योंकि कड़वी बातों में टीआरपी नहीं मिलती। हमारे देश में लोग वही बातें करना चाहते हैं जो जनता सुनना चाहती है। तो आपको पहले ही बता दें, ये वो बात है जो शायद कुछ लोग ना सुनना चाहते हो, लेकिन सच तब भी सच ही रहेगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है युद्ध का बिजनेस। दुनिया में जब भी कहीं युद्ध होता है तो हजारों और लाखों परिवार बर्बाद होते हैं, खत्म हो जाते हैं, दुख पीड़ा आपको दिखाई देती है। लेकिन इसके साथ ही करोड़ों लोग आबाद भी हो जाते हैं, करोड़ों लोग पैसा भी कमाते हैं, यानी वो युद्ध के व्यापार से पैसा कमाते हैं। जिस भी देश में युद्ध होता है वो देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उस देश में हथियार बेचती हैं, तेल बेचती हैं, बिजली बेचती हैं, पानी बेचती हैं और फिर युद्ध क्षेत्र में जो नुकसान होता है उसके पुनर्निर्माण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। और मीडिया के लिए भी युद्ध अपनी टीआरपी बढ़ाने का, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर होता है, युद्ध चाहे कहीं का भी हुआ हो। 90 के दशक में जब खाड़ी युद्ध हुआ था तब दुनिया के लोगों ने पहली बार किसी युद्ध का टेलीविजन पर लाइव प्रसारण, सीधा प्रसारण देखा था। उस युद्ध के बाजार से न जाने कितने नए न्यूज चैनल्स निकले और बड़े बड़े पत्रकार पैदा हुए, जिन्होंने उस युद्ध को बेच कर पैसा भी कमाया और लोकप्रियता भी हासिल की। यानी ये जो युद्ध है ये एक बिजनेस मॉडल बन गया था। दुनिया भर के लोगों को टीवी पर युद्ध की तस्वीरें देखना बहुत अच्छा लगता है और पूरी दुनिया में हिंसा की तस्वीरें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने का सबसे असरदार माध्यम मानी जाती हैं। इसीलिए जब भी दुनिया में कहीं कोई आतंकवादी हमला होता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या जब दो देशों के बीच कोई युद्ध होता है तो न्यूज चैनल्स की व्यूअरशिप अचानक से बहुत बढ़ जाती है। यानी मीडिया के लिए भी ये एक बाजार है। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने इस ट्रेंड को बहुत पहले ही पहचान लिया था और इसीलिए उन्होंने अपने कैदियों के सिर कलम करने के वीडियो बनाकर फिर उन्हें जारी करना शुरू कर दिया था और इन वीडियोस को दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने यूट्यूब पर देखा था और ये आतंकवादी समझ गए कि दुनिया के लोग क्या देखना चाहते हैं। इसी तरह अमेरिका में हुए 9/11 के हमले में जब लोगों ने 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से टकराते हुए देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा सब देखा नहीं था और दुनिया भर की मीडिया कंपनियों ने इन तस्वीरों को जमकर बेचा। इसलिए इस बार का यूक्रेन और रशिया युद्ध है, यह भी मीडिया के बाजार में जबरदस्त तरीके से बिक रहा है और आज चाहे पूरी दुनिया की आप बात कर लीजिए या अपने देश भारत की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप है वो इसी युद्ध की है। और ऐसा लगता है, जो आंकड़े बताते हैं वो ये कि हमारे देश के लोग भी ये बम, बारूद, धमाके, हथियारों का चलना,
क्रैश होना, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब देखना चाहते हैं, लोगों को मरते हुए देखना चाहते हैं। उसकी बड़ी जबरदस्त व्यूअरशिप है। तो ये बात तो है व्यापार की, ये सब कुछ एक व्यापार है। जो लोग इसे कर रहे हैं उनके लिए भी एक व्यापार है और मीडिया के लिए भी ये एक व्यापार बन जाता है। लेकिन यही युद्ध किसी भी देश के लोगों के असली चरित्र को भी दुनिया के सामने उजागर करता है। युद्ध की इन्हीं परिस्थितियों से पता चलता है कि कौन सा देश कितना बहादुर है, किस देश के लोग कितने बहादुर हैं, कितने कायर हैं। क्योंकि मुश्किल घड़ी में ही इंसान के असली चरित्र की और उसके धैर्य की परीक्षा होती है। जैसे इस बार के युद्ध में लोगों को पता चला कि यूक्रेन के नागरिक अपने देश से कितना प्यार करते हैं और वो अपने देश को बचाने के लिए कितनी शिद्दत से देशभक्ति के साथ लड़ रहे हैं, दुनिया को पता चला। इसी तरह रशिया के लोग भी इस युद्ध में अपने देश के साथ खड़े हुए हैं और वहां पर भी तमाम प्रतिबंधों के बावजूद किसी ने भी अपने देश की सेना या अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कुछ कहा नहीं है। हालांकि कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन तब भी वहां के पार्लियामेंट में भी और वैसे भी लोगों ने यही दिखाया अभी तक। यानी रशिया के लोग भी अपनी पूरी तरह अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ खड़े हुए हैं, मुट्ठी भर लोगों को अगर हम छोड़ दें तो। इसी तरह इस युद्ध में यूरोप में पोलैंड जैसे देशों के लोगों का चरित्र भी पता चला। जिस तरह से पोलैंड के लोगों ने दिल खोलकर यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों की मदद की है, उन्हें अपने घरों में रहने की जगह दी है, उससे पता चलता है कि पोलैंड के लोग कितने दयालु हैं और कितने बड़े दिल वाले हैं। इन देशों के बाद इस युद्ध ने भारत के युवाओं के असली चरित्र के बारे में भी पूरी दुनिया को बता दिया है। भारत के 18,000 युवा छात्र यूक्रेन में रहते थे और उनमें से लगभग 96% छात्रों को भारत सरकार अब सुरक्षित रूप से वापस देश ला चुकी है। इस संकट के दौरान हमारे देश के युवाओं ने जो पहली बात दुनिया को बताई वो ये कि वो जल्द से जल्द वहां से भागकर भारत आना चाहते थे। और दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि उनमें यूक्रेन में रहने वाले बाकी देशों के छात्रों के मुकाबले शायद सबसे कम धैर्य था, लेकिन सबसे ज्यादा शोर भी हमारे देश के छात्रों ने ही मचाया। सबसे ज्यादा वीडियोस भी हमारे देश के छात्रों ने ही बनाए, सबसे ज्यादा अपील हमारे देश के छात्रों ने ही की, ये कहते हुए कि हमें जल्दी से जल्दी बस किसी तरह से निकाल लीजिए। आपको इतने सारे वीडियोस किसी दूसरे देश के छात्रों ने बनाकर आपको नहीं मिलेंगे जितने हमारे देश के छात्रों ने बनाए हैं। पूरी दुनिया में चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हो, एक शब्द होता है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं थैंक यू, हिंदी में कहते हैं धन्यवाद, उर्दू में कहते हैं शुक्रिया। दुनिया में आप चाहे किसी भी देश के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रजाति के हो, लोग छोटी छोटी बात पर भी थैंक यू कहना नहीं भूलते। यहां तक कि अगर आप सड़क पर किसी से रास्ता भी पूछते हैं तो उसे भी धन्यवाद जरूर कहते हैं, थैंक यू जरूर कहते हैं। लेकिन इस बार यूक्रेन से आए बहुत सारे भारतीय छात्रों के अभद्र व्यवहार से पता चला कि वो ना तो अपने देश का सम्मान करते हैं, ना ही उन्हें पूरी दुनिया में अपने देश की छवि से कोई मतलब है, और ना ही उन्हें किसी को दिल से धन्यवाद देना आता है। और वो अपने देश के लोगों से मिल रही इस मदद को शायद अपना हक समझ बैठे हैं। और कोई भी मदद जब आप हक की तरह स्वीकार करते हैं तो उसमें से खुशी और कृतज्ञता चली जाती है, सिर्फ शिकायत बचती है। और हमारे देश के बहुत सारे छात्र जब अपनी मातृभूमि पर सुरक्षित लौटे तो उनके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव नहीं था, उनके चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी थी, उनके चेहरे पर एक गुस्सा था, वो असंतुष्ट थे, उनके चेहरे पर एक रोष था और अपने देश के प्रति शायद एक हीन भावना थी। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश के सभी छात्रों ने ऐसा किया, बिल्कुल नहीं, सभी छात्रों ने नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे छात्र जरूर थे जो खुद को भारतीय होने पर शायद गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन बहुत से छात्र ऐसे भी हैं जिनमें अपने देश के खिलाफ गुस्सा है, एक नाराजगी है। आज जिन दूसरे देशों के छात्रों को भारत सरकार ने वहां से सुरक्षित बाहर निकाला है वो भारत का गुणगान कर रहे हैं, उनके परिवार वाले भारत को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन हमारे अपने छात्र शायद ये भूल गए। भारत सरकार ने इन छात्रों की वापसी के लिए अपने 4 सीनियर मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजकर सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया और इसके तहत विशेष विमानों को इन देशों में भेजा गया। लेकिन जब हमारे ये छात्र हवाई अड्डे पर उतरे भारत में, वहां भारत सरकार के अलग अलग मंत्री अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर इनका स्वागत करने के लिए प्लेन के बाहर खड़े हुए थे, इन्हें वेलकम बैक कह रहे थे, तो इन छात्रों ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और
उनके नमस्ते का जवाब तक देना उचित नहीं समझा। इस युवा पीढ़ी को देखकर आज मन में यह विचार जरूर आता है कि अगर कभी भारत पर यूक्रेन जैसी आफत आ गई तो हमारे देश के युवा और हमारे देश के लोग उस दिन कैसा व्यवहार करेंगे। एक बार पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, जब हमारे छात्र आए और हमारे देश के मंत्री उनका स्वागत करने के लिए बाहर खड़े हुए थे। और हमारे जो ये छात्र हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके चेहरे पर आप देखिए आपको क्या दिखता है। आप लोगों का साहस जो करके, जो मेहनत करके आप लोग इधर आए, आप सब लोगों को मैं फिर एक बार भारत सरकार की ओर से, सारी भारत के जनता की ओर से मैं स्वागत करता हूं। This is from Indian government? Yeah. Thank you, sir. We don't do it. Sir, media? It's media? Yeah. Okay. Sir, you are son? Sir, you are Minister. Minister, sir. I want to talk to you, sir. हम बात करेंगे। No, sir. वेट करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे। Stop, everyone. You will talk. ये जो छात्र हैं ये छोटे बच्चे नहीं हैं, स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये यूनिवर्सिटीज के छात्र हैं। डॉक्टर बनने के लिए वहां पर गए हैं, इंजीनियर बनने के लिए वहां पर गए हैं, उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए वहां पर गए हैं। इन तस्वीरों को हमारे देश के विपक्षी नेता इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देश की सरकार का मजाक उड़ाने के लिए। कह रहे हैं कि देखिए हमारे देश के मंत्री वहां पर गए और किसी ने देखा तक नहीं। आप जानते हैं हमारे देश में यह भी राजनीति करने का एक तरीका है कि अपने देश का मजाक उड़ाइए, अपनी सरकार का मजाक उड़ाइए और लोगों को ये बताइए, पूरी दुनिया को ये बताइए कि हमारे छात्र कैसे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इन तस्वीरों का एक तरीके से दुरुपयोग हो रहा है और हमारे देश के जो विपक्ष के लोग हैं, हमारे देश के कुछ जो लिबरल्स हैं जिन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर आता है, जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, मीडिया में भी ऐसे लोग हैं, वो सब इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालकर मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें आज ऐसा लगता है कि किसी एक नेता का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें लगता है वो मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन असल में वो भारत का मजाक उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में। इन तस्वीरों को देखकर आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन छात्रों को इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि भारत सरकार उन्हें यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल कर लाई है, बल्कि इन छात्रों के व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये देश के लिए शायद कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए यूक्रेन गए थे। इन छात्रों को शायद हम ही ने वहां पर भेजा था देश का नाम रोशन करने के लिए, और ऐसा करके इन छात्रों ने बहुत बड़ा त्याग किया है, भारत के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और इन छात्रों में नाराजगी इस बात की है कि वो तो यूक्रेन में भारत का नाम रोशन करने के लिए गए थे, लेकिन जब संकट की घड़ी आई तो सरकार ने उनके लिए उतना नहीं किया जितना वो चाहते थे या जिसके वो हकदार थे। सच ये है कि ये छात्र बेहतर अवसर और अच्छे जीवन के लिए अपने देश को छोड़कर विदेश गए थे पढ़ने के लिए, अपने परिवार का पैसा लगाकर वहां पर गए थे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करना चाहिए था। इस देश के हर नागरिक को यह पूरा अधिकार है कि वो ये बात तय करे कि उसे दुनिया के किस हिस्से में जाकर अपना भविष्य उज्जवल दिखता है, और उसे वहां जाने की पूरी आजादी होनी चाहिए। और इन्होंने भी यही किया। ये हमें वहां बताकर नहीं गए थे।
देश को बताकर नहीं गए थे, हमें और आपको भी बताकर नहीं गए थे, स्वयं इन्होंने फैसला लिया और स्वयं गए। अगर इन्हें लगता है कि इन्हें अपने देश से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरे देशों में मिल सकती है तो इन छात्रों को वहां जरूर जाना चाहिए। लेकिन एक बार सोचकर देखिए, जो लोग अपने संसाधनों से, अपनी मर्जी से, अपने पैसे से अपना जीवन अच्छा कर बनाने के लिए देश छोड़कर बाहर गए, अगर वो युद्ध होने पर वहां फंस जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि उन्हें देश वापस लाना अब भारत के लोगों की और भारत की सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, तो ये उनका हक है, ये सही नहीं हो सकता। मानवीय आधार पर इन छात्रों की वापसी के लिए भारत सरकार जो भी कर सकती थी उसने किया, मानवीय आधार पर, क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं। हर सरकार की ये ड्यूटी भी होनी चाहिए। लेकिन इन छात्रों द्वारा इस मदद को अपना हक मान लेना और सरकार के प्रति और अपने देश के प्रति हीन भावना रखना, क्या इसे सही कह सकते हैं? आज ये बात हम आप सबके बीच लेकर आए हैं। ये बात ऐसी है, ये शब्द जो है ये कड़वे हैं और कड़वे बातें, कड़वे शब्द हमारे देश में लोगों को पसंद नहीं आते। हो सकता है हमारी भी इसके बाद बहुत ट्रोलिंग हो, लेकिन ये कड़वी बातें आपको फिर बताएगा कौन? क्या हम एक दूसरे को बधाई देते रहें? इन छात्रों के पास दो रास्ते थे। या तो ये जैसे अपने खर्च पर इन देशों में गए थे, अपनी टिकट इन्होंने करवाई, अपने संसाधन, अपनी मर्जी की एयरलाइन, अपनी मर्जी का टाइम चुना, अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी चुनी, जैसे अपने खर्चे पर गए थे वैसे ही अपने खर्च पर वापस भी आ सकते थे और आ जाते। और दूसरा रास्ता यह था कि अगर इन्हें ऐसा लगता है कि भारत से ज्यादा इन देशों में उनके लिए अच्छे अवसर हैं, तो उन्हें वहीं रुककर यूक्रेन के नागरिकों की मदद करनी चाहिए थी। इनमें से बहुत सारे लोग तो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। डॉक्टरों का तो फर्ज होता है वहां से भागना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना। तो वहां रुक सकते थे, यूक्रेन के लोगों के साथ बैठकर, उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ सकते थे। लेकिन हमारे देश के तमाम छात्र सिर्फ वहां से भागकर वापस आना चाहते थे, क्योंकि आज यूक्रेन के जो पुरुष नागरिक हैं वो युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग नहीं रहे। यूक्रेन के तमाम जो युवा हैं और जो पुरुष नागरिक हैं वो तमाम लोग वहीं पर बने हुए हैं और अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि एक सच्चा नागरिक अपने देश की रक्षा के लिए टैक्स भी देता है और अपनी जान भी खुशी खुशी दे सकता है। सोचिए, यूक्रेन के इन नागरिकों ने एक बार भी अपनी सरकार को यह शिकायत नहीं की कि उन्हें इस युद्ध की आग में सरकार ने बेवजह झोंक दिया, बल्कि वो अपनी स्वेच्छा से इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं, मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भारत सरकार मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस लेकर आई, लेकिन इनमें से बहुत सारे छात्रों को शिकायत है कि उन्हें खाना और पानी समय पर नहीं मिला, उन्हें सुविधाएं समय पर नहीं मिली, उन्हें एक बड़े से हॉल में एक साथ सबको सोने के लिए कह दिया गया, वहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। शायद उन्हें वहां भी सुविधाओं की उम्मीद थी। आज शिकायत करने वाले इन छात्रों को समझना होगा कि वो युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए थे, वो किसी सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं हुए थे कि भारत सरकार बड़ी आसानी से उन्हें रेस्क्यू करके वापस ले आती। अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देशों ने अपने नागरिकों को सीधे मदद पहुंचाने से इनकार कर दिया था और कह दिया था कि आप अपने हिसाब से अपना इंतजाम खुद कर लीजिए। लेकिन भारत सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वो अपने छात्रों को देश लेकर आई। पूरे दुनिया की अकेली ऐसी सरकार है। लेकिन इन छात्रों के अभद्र व्यवहार करके इन छात्रों ने अपना असली चरित्र पूरी दुनिया को आज बता दिया है। My name is Smriti Irani. I'm here to welcome you all back on behalf of every Indian. Welcome back home. लोग जब घर जाएं तो कम से कम इस चीज को याद रखें कि यहाँ पर हमारी जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की आपके लिए और पूरे स्टाफ ने बहुत मेहनत की। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मिशन गंगा will be a biggest failure. ऐसी सिचुएशन में जहां गवर्नमेंट को सारी चीजें पता है, वहां उन्हें हमें बोलना चाहिए था कि आप लोग छोड़ दीजिए यूक्रेन एज सून एज पॉसिबल। इंडियन एम्बेसी ने कोई एडवाइजरी हमारे लिए नहीं दी थी, कीव के लिए दी थी, कीव स्टूडेंट्स के लिए। अगर उस समय हमें एडवाइजरी मिल जाती तो आज इतने बच्चे जो फंसे थे वो आज फंसे ना होते। हम लोग ज्यादातर निकल चुके होते। इंडियन एम्बेसी वालों ने कुछ हेल्प नहीं करी हमारी वहाँ पे। किसने हेल्प करी? हमारे एजेंट्स ने हेल्प की है हमारी। इंडियन एम्बेसी में जाने के बाद उन्होंने हमें 2 दिन का वहाँ स्टे दिया, लेकिन कोई इतनी हेल्प नहीं हुई क्योंकि फूड नहीं था खाने को उनके पास।
वाटर नहीं था, वॉशरूम फैसिलिटी कुछ भी नहीं। सब अपने आप करना पड़ रहा है। बसेस वगैरह जो अब लास्ट 3-4 बसेस निकली है वो सीनियर्स के थ्रू, और जो वहाँ हमारे देख रेख करते हैं हमारे हेड जो हॉस्टल्स वगैरह के, उन्होंने करवाई हैं। उधर और कोई हेल्प नहीं है। यहाँ की जो सरकार है कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोग कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे, पहले जाएंगे। ये किसने कहा था आपसे? एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने? इंडियन एम्बेसी ने बहुत गलत किया। कहीं अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे? नहीं, जो पहले उन्होंने बोला कि प्रायोरिटाइज करेंगे, वॉलंटियर्स टू वॉश। किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते। सो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था वहाँ। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने यूक्रेन से बाहर सपोर्ट की, यूक्रेन के अंदर क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है हमें हमारी गवर्नमेंट? लाइक अभी भी हमारी खार्किव सिटी में काफी बच्चे फंसे हुए हैं, स्टक है ऑलरेडी। और आप जानते होंगे कितनी, आप देखो ये बात आप समझो कि यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो चुका है और एक देश में वॉर चल रहा है। उस वॉर के क्षेत्र में किसी भी सरकार को या किसी भी फॉरेन अथॉरिटी को जाने की इजाजत नहीं मिलती। तो इसमें आपको ये देखना चाहिए कि आप, थैंक यू, जो हमारे पास है सबसे पहले हमें वो ऑप्शंस तलाशने चाहिए कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने जो किया तो मुझे लगता है बहुत किया। आप लोग खुद ही उसके आप में कैसे पहुंच सकती है हेल्प, आप में से किसी के पास आइडिया है? बात हो सकती है जैसे अभी किससे कह के यूक्रेन प्रेसिडेंट, पर ये क्या गारंटी है कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट या यूक्रेन की सरकार ऐसा करेगी? कैसे करेगी बताइए? वो एक दूसरा देश है, वो कर भी सकता है और मना भी कर सकता है। आप अपने दोस्तों को आज अगर वो पूछे कि आप बता दो कि मैं रुकूं या आ जाऊं, आप क्या बताओगे उसको? और अगर वो आपने कहा कि रुक जाओ और तब मारा गया तो क्या करोगे? और अगर आपने कहा कि निकल जाओ तब मारा गया तब क्या करोगे? यू नेवर, इट्स अ वॉर। आपको ये समझना होगा, इट्स अ वॉर। तो मैं भी ऐसे बहुत सारे छात्रों को बॉर्डर पर, पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर मिला, बसों में मिला। एक बात फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, सारे छात्र ऐसे नहीं हैं। बहुत छात्र अच्छे हैं, अपने देश को प्यार करते हैं, उनके देश ने उन्हें बचाने के लिए जितनी कोशिशें की उसका सम्मान करते हैं। हम सब की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन छात्रों को बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके परिवारों को जो कि अपने देश को लेकर सही भावना रखते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं उन छात्रों की जो कि नाराज हैं, जो गुस्से में हैं, जो देश के मीडिया से, दुनिया भर के मीडिया से वीडियो बनाकर ये कह रहे हैं कि हमारे देश ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बावजूद इसके कि भारत जितने जो कोशिश भारत ने की है वो किसी दूसरे देश ने नहीं की। आप खुद सोचिए, आपको दूसरे देशों के बच्चों के कितने वीडियोस अभी तक देखने को मिले हैं। हमारे यहां से सैकड़ों हजारों वीडियोस लोगों ने बना के डाल दिए और पूरी दुनिया में यह बताने की कोशिश की कि हमारी कोई मदद नहीं हो रही है, जबकि ये एक युद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र में भी आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अपना टॉयलेट साफ नहीं करेंगे, वहां पानी की सुविधा नहीं है, वहां रहने की सुविधा नहीं है। ऐसी जगहों पर भी उन्हें सुविधाओं की मांग करनी है, ऐसी जगहों पर जान बच जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक और कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे देश का एक खास वर्ग, हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता, हमारे देश के कुछ लिबरल्स, मीडिया के भी कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ये सब कुछ अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रही है। ये मंत्रियों को वहां पर भेजना, उसके बाद उन मंत्रियों को हवाई अड्डे पर भेजना, बच्चों का स्वागत करना, ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है, जबकि ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ये सब ये बताने के लिए है कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने अपने नागरिकों को संकट के बीच यूक्रेन में मरने के लिए बिना मदद के छोड़ दिया, तब भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित देश लेकर आई। ये कोशिश देश के 140 करोड़ लोगों में आत्मविश्वास भरने के लिए है, ताकि अगली बार जब दोबारा भगवान ना करे कोई ऐसी मुसीबत में फंसे तो उसे हमेशा ये बात याद रहे कि उनका देश और उनकी सरकार, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने में फंसे हों, उन्हें जिंदा निकालने के लिए वहां आज नहीं तो कल पहुंच जाएगी। और ये पूरी दुनिया को भारत की नई ताकत के बारे में बताने के लिए है कि जब हमारा देश मुश्किल घड़ी में दूसरे देशों की मदद का इंतजार अब नहीं करता। एक जमाना था जब हम दूसरे देशों की मदद का इंतजार किया करते थे, और आज इन छात्रों को भी ये समझना होगा कि भारत सरकार के जो मंत्री हैं ये उनके सेवक जरूर हैं,
लेकिन उनके नौकर नहीं है। सेवक और नौकर में एक बड़ा अंतर होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं अपने आप को कि वो प्रधान सेवक है। तो प्रधान सेवक हैं, वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवक को नौकर नहीं समझना चाहिए। और आज हो सकता है इन छात्रों ने सेवक और नौकर के इस अंतर को ठीक से समझा नहीं। सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए हो सकता है कि आज आपको ये सारी बातें अच्छी ना लग रही हूं, लेकिन आज हम इस सच को बिना संकोच के आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अपने देश के लोगों से आपका परिचय कराता है। यूक्रेन से लौटे लोगों में ऐसे छात्रों की संख्या भी काफी ज्यादा है जो अपने पेट डॉग्स और अपने कैट्स को भारत लाना चाहते थे और लाए भी हैं। पहले इन छात्रों को इवैक्यूएशन में अपने साथ अपने पेट्स को लाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने तमाम कोशिशें करके उन्हें इसकी भी अनुमति दिलवाई और इन सभी छात्रों और उनके पेट्स को, इनके साथ जो कुत्ते आ रहे थे, बिल्लियां आ रही थीं, उन्हें भारतीय वायुसेना के विमानों में देश में लाने की इजाजत दी गई। लेकिन इनमें भी कई छात्रों की सोच देखिए कि इसके बावजूद ही अपने देश को हीन भावना से देख रहे हैं और सरकार के प्रति धन्यवाद का कोई भाव इनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा। आज यूक्रेन से आए इन युवा छात्रों में और वर्ष 1999 के कांधार हाईजैक में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों में आपको शायद कोई अंतर नजर नहीं आएगा, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इसलिए आज के दिन मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं और 1999 का एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूं। आज जिस तरह इन छात्रों ने अपना असली चरित्र दुनिया को दिखाया, ठीक वैसा ही वर्ष 1999 में भी हो चुका है। उस समय आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को काठमांडू और दिल्ली के बीच हाईजैक कर लिया था और 189 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की रिहाई के बदले तत्कालीन भारत सरकार को मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकवादियों को अपनी जेल से रिहा करना पड़ा था। उस समय जनता के दबाव, उनके गुस्से और उनके आक्रोश के सामने भारत की सरकार को झुकना पड़ा था। यानी उस समय किसी को राष्ट्र की परवाह नहीं थी, सबको इस विमान में फंसे अपने परिवार के लोगों की फिक्र थी। विमान में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही थी, बातचीत कर रही थी, आतंकवादियों से नेगोशिएट कर रही थी। आतंकवादी कह रहे थे कि हमारे जो साथी आतंकवादी भारत की जेलों में बंद हैं उन्हें पहले छोड़ो और हमें पैसा भी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि सरकार उनसे ठीक से नेगोशिएट करती, भारत की जनता का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया और देश में माहौल ऐसा बना दिया गया कि राष्ट्र कमजोर पड़ने लगा। उस समय बंधकों के परिवार बेचैन हो गए और वो सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे और कुछ बंधकों के रिश्तेदारों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और सबकी एक ही शिकायत थी कि सरकार बंधकों पर फैसला नहीं ले रही, सरकार इन्हें छुड़ाना नहीं चाहती और सरकार विलंब कर रही है, जिससे भारत के नागरिकों की जान खतरे में है। और हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने भी इन परिवारों को खूब चढ़ाया, इन्हें खूब उत्तेजित किया और कहा कि नहीं, आप ऐसी मांग करिए। उस समय भारत के मीडिया ने भी इन परिवारों के आंसुओं का लाइव टेलीकास्ट करके पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया जिससे ये छवि बनी कि भारत के लोग आतंकवादियों के सामने सरेंडर करना चाहते हैं और भारत का कोई भी परिवार अब अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। इस माहौल को बनाने में उस समय के मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था और आज बहुत ईमानदारी से हमें स्वीकार करने में कष्ट तो हो रहा है, लेकिन ये बात सच है और हमें इस बात का खेद है कि उस समय ऐसी खबरों का प्रसारण जी न्यूज पर भी हुआ था, जब हमने भी ये कहा था कि देश के लोग क्या चाहते हैं और देश के लोगों की मर्जी के सामने सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने भी सोचा कि जब देश के लोग ही नहीं चाहते कि हम आतंकवादियों से लड़ें और देश के लोग अपनी कुर्बानी नहीं देना चाहते तो फिर सरकार भी क्या करे। देश के लोग तब ये चाहते थे कि सेना के लोग कुर्बानी देते रहे, लेकिन कोई सिविलियन अपनी कुर्बानी नहीं देगा। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि उस समय हमसे ये त्रुटि हुई थी, ये हमसे भी गलती हुई थी। उस समय हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था और हम भी इन परिवारों के आंसुओं के सामने बड़े मुद्दों को समझ नहीं पाए और आज हम सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी के लिए वो काम नहीं करना चाहते जो 1999 में किया था। आज आपको 2 बातें समझनी है। पहली बात, इन छात्रों की नाराजगी इनके अपने फायदे के लिए है, राष्ट्र हित के लिए नहीं। और दूसरी बात, ये छात्र ऐसा करके भारत की ही छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस समय आप ये भी देखिए, जरा कल्पना करके देखिए कि यूक्रेन में आज जो हालात हैं, अगर ये हालात कभी भविष्य में भारत में बन गए
तो भारत के लोग कैसा व्यवहार करेंगे, भारत के युवा कैसा व्यवहार करेंगे? क्या वो अपनी सेना के साथ वैसे ही लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे जैसे कि यूक्रेन के लोग लड़ रहे हैं, या फिर वो ये कहेंगे कि लड़ने का काम और कुर्बानी देने का काम तो सेना का है, हम तो टैक्स पेयर हैं, हम अपने घर पर रहेंगे? और एक बहुत बड़ा वर्ग तो ऐसा होगा जो अपनी ही सरकार की आलोचना करने लगेगा और कहेगा कि सरकार की गलती की वजह से आज हमें युद्ध की स्थिति देखनी पड़ रही है। और ऐसा भी वर्ग होगा हमारे देश का जो विरोधी देश, विरोधी सेना या दुश्मन देश के साथ मिल जाएगा और उनकी तारीफें करेगा और अपने देश के मनोबल को तोड़ेगा। आज यहां हम आपसे एक और मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। भारत सरकार यूक्रेन से केवल भारतीय छात्रों को वापस नहीं लाई, लेकिन यूक्रेन में रहकर काम करने वाले भी बहुत सारे भारतीय नागरिकों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है। और एक बड़ी खबर जो अब तक मैंने आपको नहीं बताई, और यह खबर आज आपको इसलिए बता रहे हैं हम कि अब तक हमारे छात्रों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा था और हमारे छात्र वहां पर फंसे हुए थे। आज हमारे तमाम छात्र और हमारे सभी नागरिक अब वहां से निकल चुके हैं। इसलिए आज मैं ये खबर आपको बता रहा हूं। इस खबर को हमने इतने दिन रोक कर रखा क्योंकि इस खबर का बुरा प्रभाव वहां पर फंसे हुए भारतीयों पर पड़ सकता था, लेकिन आज आपको कुछ सच्चाई जाननी चाहिए। और वो खबर यह है कि ऐसे भारतीयों की संख्या हजारों में है जो यूक्रेन से निकलकर पोलैंड और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों में तो शरण लेने के लिए पहुंच गए, लेकिन इसके बाद इन लोगों ने भारत आने से मना कर दिया। जब भारतीय दूतावास, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है कि भारतीय दूतावास ने जब इन लोगों से संपर्क किया और इन्हें बताया कि सरकार ने उनके लिए विशेष विमान की व्यवस्था की है, उन्हें ले जाने के लिए विमान में सीटें खाली हैं, जगह रखी गई है, तब ये लोग जहां पर रुके हुए थे वहां से भी गायब हो गए और भारतीय दूतावास को भी कोई जानकारी दी नहीं। और ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इन भारतीयों को भारत आना ही नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध उनके लिए एक तरीके से यूरोप का पासपोर्ट बन सकता है, यूरोप का टिकट बन सकता है, यूरोप में इनकी एंट्री हो सकती है इस युद्ध के बहाने, और वो एक शरणार्थी का दर्जा हासिल करके यूरोप के देशों में जाकर बस सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे ऐसे भारतीय वहां पर मिले और उनकी कहानियां मुझे पता चली जो यूक्रेन से तो यूरोप में आ गए हैं, पोलैंड में आ गए हैं, दूसरे पड़ोसी देशों में आ गए हैं, लेकिन अब वो भारत नहीं आना चाहते, वो वहीं पर रुकना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें शरणार्थी के तौर पर वहीं पर या तो लीगली या इलीगल तरीके से वहीं पर उन्हें एंट्री मिल जाए। असल में भारत से जो लोग यूक्रेन, रशिया और बेलारूस जैसे देशों में पढ़ने के लिए और काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें सिर्फ इन्हीं देशों का वीजा मिलता है और यूरोप के देशों में जाने के लिए इन्हें अलग से वीजा लेना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है, जटिल होती है और बहुत बार ये वीजा मिलता भी नहीं है। यानी ये लोग यूक्रेन में जाकर तो बच सकते हैं, लेकिन यूरोप जाना उनके लिए एक सपने की तरह होता है। हालांकि उनका सपना जो आखिरी मंजिल होती है वो यूरोप ही होता है। लेकिन इस संकट के बाद जो भारतीय शरणार्थी बनकर पोलैंड और दूसरे पड़ोसी देशों में पहुंच गए, उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब वो किसी तरह यूरोप में तो दाखिल हो ही चुके हैं और अगर उन्हें शरणार्थी का दर्जा मिल गया तो वो अपना बाकी का जीवन यूरोप में बड़ी आसानी से बिता पाएंगे। भारत क्यों जाए? यूरोपीय यूनियन में कुल 27 देश हैं और अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी देश का नागरिक बन जाए तो वो इन सभी 27 देशों में कहीं भी जाकर रह सकता है और कहीं भी काम कर सकता है। दूसरी बात, इसके पीछे एक पूरा बिजनेस मॉडल है। आपने देखा होगा यूक्रेन से आए बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा भी ठीक से बोल नहीं पाते। इसके अलावा इनमें कई छात्र ऐसे विषयों की वहां पर पढ़ाई कर रहे थे जिन विषयों का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। उन विषयों को पढ़ाई करने के बाद उनकी कहीं नौकरी नहीं लगेगी, ना यूक्रेन में लगेगी ना भारत में लगेगी। ये बात तय, पक्की बात है। असल में ये छात्र भारत की ही कुछ एजेंसीज की मदद से यूक्रेन जैसे देशों में स्टडी वीजा लेकर चले जाते हैं और वहां रहकर ये काम करना शुरू कर देते हैं। असल में ये रोजगार के लिए जाते हैं और इनकी कोशिश ये होती है कि वो किसी तरह यूरोप में दाखिल हो जाएं यूक्रेन से, यानी यूरोप में रहकर डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या कोई और जो भी कोर्स करने ये गए हैं वो मकसद नहीं है। असल में आज हमने इसके ऊपर काफी रिसर्च भी की है और जो हमें पता चला वो सुनिए। पूरी दुनिया में केवल 5 देश ऐसे हैं जहां मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भारत में आकर कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता और ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगर आप यहां से मेडिकल डिग्री लेकर आए हैं तो आप सीधे भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं। इन देशों से जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं वो भारत में बिना किसी परीक्षा के काम शुरू कर सकते हैं, जबकि यूक्रेन जैसे देशों से मेडिकल की पढ़ाई करके आने वाले छात्रों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन
देना पड़ता है। ये एक परीक्षा होती है और इस परीक्षा में यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई करके आने वाले ज्यादातर छात्र फेल हो जाते हैं, इस परीक्षा को पास ही नहीं कर पाते और ऐसे छात्रों की संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में होती है। तो एक बड़ी बात यह है, उदाहरण के लिए अगर यूक्रेन से 100 छात्र मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटते हैं तो उनमें से केवल 16 छात्र ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं, यानी सिर्फ 16% छात्र इस परीक्षा को पास कर पाते हैं और 84% छात्र यूक्रेन से मेडिकल की डिग्री लेने के बावजूद इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते और उसका मतलब यह है कि वो भारत में कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। यानी जो मेडिकल की ये डिग्री वो लेकर आते हैं ये एक कागज के टुकड़े के बराबर होती है। इसलिए ये छात्र यूक्रेन में रहकर ही वहां कोई दूसरे छोटे मोटे काम करना शुरू कर देते हैं और वहीं रुककर ये यूरोप जाने का सपना देखते हैं और जब ऐसा कोई संकट होता है तो वो यूरोप में शरणार्थी का दर्जा हासिल करने की कोशिश भी करते हैं, जैसा कि इस समय बहुत सारे भारतीय कर रहे हैं। हालांकि यूरोपीय यूनियन की नीति भारत को लेकर बिल्कुल अलग है। ईयू का कहना है कि भारत पर कोई हमला नहीं हुआ है, यह हमला यूक्रेन पर हुआ है और शरणार्थियों का जो दर्जा है वो यूक्रेन के लोगों को दिया जाएगा, वहां के नागरिकों को दिया जाएगा, भारत के नागरिकों को नहीं, क्योंकि भारत पर हमला नहीं हुआ है। इसलिए जो लोग यूक्रेन में रहते हैं भारतीय, उन्हें वापस अपने देश चले जाना चाहिए, लेकिन ये लोग अब भी वहां रुककर यूरोप का नागरिक बनने का सपना देख रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.